नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। समझिए, सोचिए और अपने दिल पर हाथ रखकर जरा इन पंक्तियों का मर्म भी समझिए। जरा उन पलों को महसूस कीजिए जब आप और हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, दोस्तों यारों के साथ त्योहारों की खुशियों में खोए रहते हैं, तो हिंद का पहरेदार दुश्मनों के हर नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। चाहे वो तन जलाने वाली, बदन जलाने वाली 50 डिग्री की रेगिस्तानी गर्मी हो या फिर -50 डिग्री का सियाचिन वाला तापमान हो जिसमें हड्डियां तक जम जाती हैं और शरीर तक गल जाता है। सेना की वर्दी दुश्मनों की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है। सेना के ऐसे जवानों के लिए आपके मन में कैसी भावनाएं उमड़ती हैं? क्या आपके लिए, हमारे लिए ऐसे जवान पूजनीय नहीं है? बिल्कुल है। हमारे देश में आर्मी को बहुत गर्व के नजरिए से देखा जाता है। इन्हें देश की आन बान और शान माना जाता है। क्या ऐसे जवानों का अपमान बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज को माफ किया जा सकता है जो हमारी आर्मी को अपमानित करते हो, जिनकी छातियां देश की ओर आने वाली हर गोली को झेलती हैं? ऐसे त्यागी बलिदानी जवानों को कोई गाली दे, उनकी वर्दी का अपमान करे, यह किसी भी राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी को कैसे स्वीकार हो सकता है? मैं तो कहता हूं उसको हिंदुस्तानी कहलाने का हक तक नहीं, क्योंकि हिंद का जवान तो देश के दुश्मनों के दुश्मन है। वो तो हर हिंदुस्तानी का नाज है। वो जवान सिर्फ दुश्मनों से ही लोहा नहीं लेता। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ की विभीषिका हो, भूकंप हो, हादसा हो, महामारी हो, प्रलय हो, वो आपकी जान बचाने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। सेना के उन्हीं जवानों को जिस तरह से देश की राजधानी में अपमानित किया गया, जिस तरह से छात्र आंदोलन की आड़ में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश दिखी, उससे पूरा हिंदुस्तान मर्माहत है। लेकिन इस मुद्दे का एक पहलू और है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है, किसी भी देश या साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों ने कम, बल्कि देश के अंदर बैठे गद्दारों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 1991 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों करारी मात खाकर जान की भीख लेकर गाजी वापस चला गया, लेकिन गद्दार जयचंद ने उसे बुलाया, उसका साथ देकर पृथ्वीराज को अगवा करवाया, हराया और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में मार दिया गया। मीर जाफर की गद्दारी ने तो सिराजुद्दौला का अंत किया और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली। मतलब देश को कभी खतरा बाहरी दुश्मनों से ज्यादा नहीं रहा, खतरा आस्तीन के सांपों से। और जिस तरह की भाषा यहां पर इस्तेमाल हुई नीट पेपर के आड़ में, ठीक है, नीट पेपर का प्रदर्शन था, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, तो फिर सेना के विरोध का एजेंडा कौन लेकर आया? मुझे तो अभी तक याद है नहीं है कि देश में कभी भी कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो जिसमें आर्मी को गालियां दी गई हो। और ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है कि सेना ने हिंदुस्तान के हित को छोड़कर कभी कोई बात कही हो, सेना ने कभी किसी पॉलिटिकल मामले में दखल दी। 1947 में कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ा, 1962 में चीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, 1965 में लाहौर तक घुसकर जवाब देकर आए, 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, 1999 में करगिल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया, 2020 में गलवान में चीनियों को मजा चखाया, 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, और कश्मीर की 1947 से लेकर अब तक की वो अंतहीन लड़ाई, गिनती खत्म नहीं होगी। लेकिन यह फहरिस्त लंबी चलती चली जाएगी। फिर ऐसे जवानों के लिए नफरती भरे बोल? सवाल इसलिए उठता है, इसलिए भी ये सवालों के घेरे में कि आखिर इस आंदोलन का मकसद क्या था, और क्या इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ी साजिश, कोई इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंडा? क्या हिंदुस्तान को नेपाल, बांग्लादेश बनाने की कोशिश, वो भी विदेशी सरजमी से? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा, पूर्व आईजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीआरपीएफ
कैप्टन इंद्रजीत सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, और इसके अलावा हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। प्लीज ट्रिपल विंडो में स्क्रीन लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल पांडे जी आपसे, जब आप ये प्रोटेस्ट देख रहे थे और जब आप इस तरह के विजुअल्स देख रहे थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था, क्या गुजर रहा, आपके दिल पे क्या गुजर रही थी? जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सवाल में शामिल करने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी भारतीय जो होगा उसको कोई भी सुकून नहीं मिलेगा देख के, क्योंकि ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। हमारे देश के ये फ्यूचर सिटीजन्स हैं जो आपके आंखों के सामने हैं, वो कर रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि हम ऐसे परिवेश में पैदा हुए हैं जिसमें कहा जाता है कि आप परिस्थितियों का सामना डट के करते हैं, जो समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनको आप सोच समझ कर सामना करते हैं और उसका हल निकालते हैं ताकि पूरे समाज में और पूरे देश में शांति रहे। और आपकी सर्कल में क्या बातचीत हुई जब ये सब चीजें वायरल हुई, जब ये सब चीजें डिस्कस की जाने लगी, जब सोशल मीडिया पर बहुत फ्लोट हो गया, बहुत लोगों के पास पहुंच गया? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि कोई भी प्रसन्न नहीं होगा सुनकर, और ये आपस में बात हो रही थी। देखिए क्या हो गया इस हिंदुस्तान का हाल, कहाँ बच्चे जो हैं वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे गीत गाते थे और वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, और जो सैनिक रास्ते में जाते थे उनको सल्यूट करते थे लोग। वो भारत जो लगता है कि उस पर काफ़ी जो है ग्रहण लग रहा है, हमारी जो है आगे पीढ़ियाँ आ रही है उनके ऊपर। तो ये देश वो है जहाँ पर कि हमारी संस्कृति में बताया गया है कि देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्पी अभिलाषा कविता मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने पढ़ी होगी हिंदी सब्जेक्ट में। वो क्या कहते हैं कि भाई मुझे तोड़ देना वनमाली और मुझे उस रास्ते में फेंक देना जहां पर मातृभूमि के लिए अपनी जान जमाने के लिए लोग आगे जा रहे हैं। सोचिए क्या भावना है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण विवेक जी ने दिया, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बड़ा दुखद रहा और कैसे इसको हम सुधार पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या। एक संदेश और गया है इस तस्वीरों के माध्यम से कि हम अपने बच्चों को कैसे देख रहे हैं, उन बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कर रहे हैं। क्या हमने उनको एडमिशन करा के स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या छोड़ दिया? क्या उनका डेवलपमेंट वही हो रहा है जो हमारी आशा के अनुरूप है, या देश की जो रिक्वायरमेंट है? देखिए, भारत विकासशील देश है और अगर इसने परिस्थितियों का सामना करना नहीं सीखा तो जो हम विकास के तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं वो रफ्तार निश्चित रूप प्रभावित होगी। ये बताता है साफ कि हमारे जो छोटे थे तो हमारे माँ बाप जो है, हमारी दादा दादियाँ, नानियाँ जो हमें कविताएं और कहानियाँ सुनाती थी जिसमें कि देशभक्ति की भावना जागृत की जाती थी। लगता है कि उसमें कुछ कमी आई है, लगभग समाप्त हो गया है। हमारे पढ़ने की क्षमता, हम जब छोटे थे तो महाभारत, रामचरितमानस और ऐसी जो है चर्चा होती थी उनकी, और जो युद्ध में जो हुआ, क्या हुआ, हमारे वीर जवानों ने कैसे अपना कौशल दिखाया, उसके बारे में जो चर्चा होती थी तो हमारा भी मनोबल बढ़ता था। कहा जाता है कि फौज लड़ती है तो निश्चित रूप से शरीर वहां होता है, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति होती है वो भारत देश के मनोबल की वजह से होती है, वहां तक टिक पाता है। जैसा आपने जिक्र भी किया था कि -50 डिग्री, मैं खुद वहां रहा हूं बर्फ के अंदर, यहाँ पर 30 से 40 फीट की बर्फ होती थी, और वहां पर क्या हम कर पाएंगे ये बड़ा मुश्किल होता था। हमारी मशीनें कैसे परफॉर्म करेंगी, हमारे जहाज एयरक्राफ्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सबकी चिंता होती थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह से नहीं सोच रहा है तो बहुत मुश्किल वाली बात है। के शर्मा जी, आपका फर्स्ट वर्जन क्या रहा इन चीजों को देखकर? देखिए, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो मैंने देखा है कि वो अगर किसी ने कमेंट किया होगा बच्चे ने, तो निश्चित तौर पर उसका सेना से उसकी अनभिज्ञता रही होगी सेना के बारे में, क्योंकि सेना तो वहाँ थी नहीं। सेना का सब सम्मान करते हैं, सेना एक हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, बिल्कुल सही है। देखो, सीआरपी के जवान भी थे तो उनको निशाना बना रहे थे, आरएएफ के कोई जवान थे तो उनको निशाना बना रहे थे, तो वो आपकी बात सही है। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है वो एक संवैधानिक अधिकार है, और पुलिस को उसको सुरक्षा देने का अधिकार, और प्लस उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कर्तव्य, ये पुलिस का कर्तव्य है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी ऊंच नीच होती है, तभी तो इतने गियर आपने देखा है कि हेलमेट लगाएंगे, सारे कपड़े पहनेंगे, सारी चीजें करके जाएंगे। तो नंबर एक बात तो आर्मी को कहीं भी मुझे अगर किसी ने दी है तो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि आर्मी हमारे लिए पूजनीय है। आर्मी से बेहतर कोई भी जवान, अगर वो सीआरपी में भी एक जवान है, वो देश की सेवा कर रहा है, पुलिस में भी जवान है, देश की सेवा कर रहा है, आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते, राइट? पीठ पे 4 डंडे पड़ जाए वो आदमी भूल जाता है एक समय के बाद, लेकिन जो दिल पे चोट लगती है उसको भुलाने में वक्त लगता है। और खासकर जब नेशन के लिए बात आ जाए, राष्ट्र पर बात आ जाए, देश पर बात आ जाए,
तो फिर तो अनबेरेबल है सर। मेरी आपसे अनुरोध ये है कि जो बच्चे हैं वो भी हमारे हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए। उसमें फोर्सेस वालों के बच्चे भी हैं, सीआरपी वालों के बच्चे भी, बीएसएफ वालों के बच्चे हैं, एक मैं देख रहा था उसमें दिल्ली पुलिस वालों के बच्चे भी हैं। तो ये एकदम आउटराइटली कह देना कि वो एकदम गलत है। दूसरी बात, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चेंज होता है, उसको हमको देखना पड़ेगा। जो वैल्यूज हैं वो हर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन होता है। आपकी टेक्नोलॉजी में इतना परिवर्तन हो गया तो आपके विचारों में परिवर्तन होना ही होना पड़ेगा। जब टाइटैनिक डूबा था, तब जब उसकी इंक्वायरी हुई कि क्यों डूबा, तो उन्होंने कहा कि जो धातु विज्ञान है वो पीछे रह गया और जो वैमानिकी है, जो हवाई पानी का जहाज चलने की गति तेज हो गई, तो उसकी वजह से वो जहाज का टक्कर हुई और डूब गया। इसी तरह आज आपकी सारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लेकिन आपके नियम कानून और जो हमारी मानसिकता है जो दूसरे विभागों की, वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रही है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देश के दुश्मनी हो गए जी, मैं ये कह रहा हूं ये ओरिएंटेशन आ कहां से रहा है। कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कुलकर्णी सर, बात ओरिएंटेशन की है। आज 1 है, कल 10 होंगे, कल 20 होंगे, कल 50 होंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। तो क्या ओरिएंटेशन में कमी आ रही, या फिर जिस तरह के हालात हमने देखे वो तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल तो नहीं दिखते? बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, और जनरली मुझे लगता है ज़्यादातर अधिकतर बच्चों को ज्ञान नहीं है कि फ़ौज क्या कौन है, सिक्योरिटी फोर्सेस में कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, कौन से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, कौन सी फ़ौज है, वर्दियाँ तकरीबन एक जैसे उनको दिखती हैं। तो ये जो इस तरह की भावना प्रकट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पहले ये शायद लेट्स गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू दैट गर्ल और टू दैट बॉय कि उन्होंने नहीं सोचा होगा कि फ़ौज के बारे में इस तरह की बातें करें। पर आपका कहना ठीक है, फ़ौज ही नहीं, कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वहाँ पे वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए लगा है, वो अपने आप नहीं आया है उधर, उसको लगाया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रोटेस्टर्स, और ख़ासकर ये जो बच्चे आए थे उधर, उन सबको मालूम था कि इट हैज़ टू बी अ पीसफुल प्रोटेस्ट। उनका मकसद बिल्कुल सही, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो भी परीक्षा होती है वो परीक्षा जो है उसमें एक विश्वास पैदा होना चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि जो भी वो परीक्षा देने जाता है कि रिजल्ट्स ठीक होंगे, उसने गलती की है या वो फेल हुआ है। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरीके से अपने भी मतलब कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये बात कहां से आ रही कि भाई पहलगाम में तुम अगर इस तरह डट के खड़े होते तो वहां पर तुम्हारी मौत नहीं होती? ये तो ये लाइनें कहां से आ रही? ये बहुत गलत सोच, बहुत गलत। और कई बार मेरे को भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्कूलों में, कॉलेजेस तो कहा, स्कूलों में जो हम लोग जब बच्चे होते थे तो मॉरल साइंस होता था, हर हमेशा क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, पेरेंट्स घर में आकर के बताते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे लगता है डिस्कनेक्ट बिटवीन दी यंगर जनरेशन एंड उनके पेरेंट्स के बीच में। और पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरी है, ये जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, कम से कम इस तरह की बातें नहीं। और ख़ासकर भारत के अंदर तो भारत अपना देश जो है वो सिर्फ कल्चर और बड़ों की रिस्पेक्ट करना, आदर करना। और मुझे कोई शक नहीं कि फ़ौज के बारे में शायद हिंदुस्तान के अंदर किसी के बीच में भी इस तरह की भावना होगी जो गलत और इस तरह से प्रकट करेगा। अगर करता है, लेट्स गिव द चाइल्ड द बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो समझता नहीं है और क्यों बोल रहा है, दैट फ्रस्ट्रेशन इज अ बैड थिंग, और उसके वो रोकना सबकी जिम्मेदारी। भदौरिया सर का वर्जन जानते हैं, फिर इसके दूसरे पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। सर भदौरिया सर, देखिए, आजकल मैं ये कहूँगा कि जो वहाँ प्रोटेस्ट जो भी बच्चे करने आए थे, बिल्कुल ठीक है, उनका अधिकार था, छात्रों का था, अधिकार करना चाहिए। अगर उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती तो बिल्कुल मतलब अगर प्रोटेस्ट कर रहे तो पीसफुली होना चाहिए। मगर उनके बीच में जो आए थे, मैं खुद भी वहाँ थोड़ा सरसरी निगाह मारने देखने गया था कि देखे यहाँ किस तरह का प्रोटेस्ट है, कैसे लोग हैं, क्या है। तो मैंने अक्सर देखा वहाँ कि छात्र कम थे, वो लोग ज़्यादा थे कि जिन्हें सिर्फ सरकार की कहीं ना कहीं बुराई करना है, सरकार को नीचा दिखाना है, सरकार को गालियाँ देना है, इस तरह के लोग ज़्यादा थे। तो वो सरकार की मतलब सरकार को नीचा दिखाने के लिए, सरकार को गालियाँ देने के चक्कर में वो ये भी भूल गए कि जो यहाँ सुरक्षा बल खड़े हुए हैं, भले ही आर्मी नहीं है, CRP
सीआरपी है, आरपीएफ है, जो भी हैं वो भी अर्धसैनिक बल हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। तो उनके ऊपर जिस तरह से गालियां दी जा रही, पत्थर दिए जा रहे, कुछ लोगों ने तो सेना को भी गाली दी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।